तो दोस्तों मैं हूं विजय चौहान और हम देखने जा रहे हैं बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा को रोडेंट अल्सर भी कहा जाता है या फिर टीयर कैंसर भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट स्किन कैंसर है। मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा होने वाला मेलिग्नेंट स्किन कैंसर यही है। ठीक है, ये अराइज कहाँ से होता है? ये अराइज होता है बेसल सेल ऑफ द प्लियोसेबेसियस एडिनेक्सा से अराइज होता है। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग नियोप्लाज्म है। ठीक है, ये अल्सर प्रेजेंट होता है मेनी ईयर ड्यूरेशन में, विच कैन प्रेजेंट एज अ अल्सर के रूप में। ये मेनी बहुत लंबे समय तक रह सकता है अल्सर के रूप में। मेटास्टेसिस एंड डेथ फ्रॉम दिस डिसीज इज एक्सट्रीमली रेयर। मतलब मेटास्टेसिस होना और डेथ इस कैंसर से होना एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक, लोकेशन की बात की जाए तो ये होता है कहाँ से? एक लाइन जोड़ेंगे हम कहाँ से? ईयर से। फेस है, ये अपना माउथ है, तो इसमें ईयर के में ये कहाँ से? फेस अबव ए लाइन फ्रॉम लोब्यूल ऑफ द ईयर टू द एंगल ऑफ द माउथ। मतलब एंगल ऑफ द लोब्यूल ऑफ द ईयर टू एंगल ऑफ द माउथ से एक अपन लाइन जोड़ते हैं, तो इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा ये कैंसर होता है। मेजोरिटी लीजन यहीं पे होते हैं। ठीक है, कॉमन साइड की बात की जाए तो कहाँ पे होंगे? तो कॉमन साइड इनर कैंथस ऑफ द आई, आउटर कैंथस ऑफ द आई। अपनी आईलिड हो गई, आईलिड के बाद ये ब्रिज ऑफ द नोस, ये नोस है ना उसका ब्रिज हो गया। उसके बाद ये नेजोलेबियल फोल्ड है ना, और अराउंड द नेजोलेबियल फोल्ड ये कॉमन साइट होती है। ठीक, ये इसे टीयर कैंसर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि टीयर होगा तो यहाँ से आएगा, ऐसे करके जाएगा, इसलिए इसका नाम टीयर कैंसर भी होता है। ठीक, अब हम देखेंगे, अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या है प्रेजेंटेशन, कैसे रहेगी, पर्सन क्या कंप्लेन लेके आएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या रहेगी? अल्सर ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? तो एक सेकेंड। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट रे ज़्यादा होगी तो ये कैंसर होने के चांस ज़्यादा है। फेयर स्किन गोरे लोगों में ज़्यादातर होता है। आर्सेनिक यूज़ करते हैं जो, जैसे कि स्किन ऑइंटमेंट में होता है, तो इंक्रीज़ कर देता है ये वाले कैंसर होने का। क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा? तो ये अल्सर के रूप में प्रेजेंट रहता है और लंबे समय तक अल्सर के रूप में रहता है, जो कि हील भी नहीं हो, दैट नेवर हील। अल्सर के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? एक ऐसा अल्सर जो कि हील होता ही नहीं है, लेकिन गलती से अगर हील हो भी गया ना, अगर गलती से हील हो गया तो हीलिंग स्केप के रूप में हील होगा, और लेटर ये बाद में ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका फ्रॉम अल्सर अगेन। बाद में ये टुकड़ों के रूप में टूट जाएगा और फिर से अगेन अल्सर के रूप में आ जाएगा। ठीक, अब अगला इसकी एज याद करना जरूरी कि कैसी होती है। इसकी रहती है राइज्ड एंड बीडेड एज रहती है, राइज्ड एंड बीडेड एज रहती है। रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। बेन डिजन इज बिग, इट इज कॉल्ड एज रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। ठीक, अब ये पर्सन कैसे प्रेजेंट करेगा? उसको पेनलेस फर्म नोड्यूल विच पिगमेंटेड विथ फाइन ब्लड वेसल ऑन इट्स सरफेस। ठीक, अब हम देख रहे हैं, अब हम इसके नोड्यूलो अल्सरेटिव फॉर्म है ना, ये सबसे कॉमन होने वाला फॉर्म है। सबसे ज़्यादा यही वाला फॉर्म होता है नोड्यूलो अल्सरेटिव। ठीक है, टाइप की बात करेंगे तो टाइप क्या होता है? लोकल होता है। लोकल में नोड्यूलोसिस्टिक और पिगमेंटेड होता है। उसके बाद हम देखेंगे जनरलाइज में सुपरफिशियल होता है या फिर मल्टीफोकल होता है। उसके बाद इन्फिल्ट्रेटिव में कौन सा होगा? मॉर्फीफॉर्म प्रकार का होता है। ये मॉर्फीफॉर्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट ये याद रखनी कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव फॉर्म यही है। ठीक है, अब हम देखें क्यों और कोलेजिनेज रिलीज करता है ना, डिस्ट्रक्शन करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बीसीजी की। तो ये क्या है? केरेटोकैंथोमा हो सकता है, स्क्लेरोजिंग एंजियोमा हो सकता है, मेलिग्नेंट मेलानोमा, एससीसी। मतलब ये बाकी और ट्यूमर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगी। ठीक, स्टेजिंग की बात की जाए तो ट्यूमर की स्टेज वो T1 T2 T3 T4। T1 में लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 में मोर देन 2 सेंटीमीटर, T3 में मैक्सिला, मैंडिबल, ऑर्बिट और टेम्पोरल अपन जिसे बनाते हैं। तो ये जैसे कि इसमें देखते हैं, फेस में देखेंगे अपन, तो फेस की फोटो से अच्छे से याद करते हैं। ये मैंडिबल होगा, ये मैक्सिला होगा, ये अपना ऑर्बिट होगा, ऊपर टेम्पोरल बोन है, तो मैक्सिला, मैंडिबल, ऑर्बिट, टेम्पोरल बोन। ये क्या हो जाएगी? ये T3, अगर ये इन्वॉल्व हो रही तो ये T3 स्टेज में आ जाएगी। और T4 में क्या करता है? T4 में स्कल का जो बेस है ना, ये इंपॉर्टेंट, इन्वेजन ऑफ स्कल के बेस में चल गया तो ये T4 हो जाएगा। अब N0 बोले तो वही नो नोडल इन्वॉल्वमेंट, तो N0। N1 बोले तो सिंगल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड और लेस देन 3 सेंटीमीटर। N2 में
सिंगल एपिथेलियल लिम्फ नोड मोर देन 2 सेंटीमीटर लेकिन लेस देन 6 सेंटीमीटर। और N3 में क्या हो जाएगा, मोर देन 6 सेंटीमीटर लिम्फ नोड रहेगी। N0 बोले तो नो मेटास्टेसिस और N1 बोले तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाएगा। सिंपल है। तो स्टेजिंग में सबसे पहले क्या था, आपने याद करा था T1 में 2 से छोटा, T2 में 2 से बड़ा। मतलब स्किन कैंसर है ना, या बस मेलानोमा में अंतर आएगा, बाकी सब में SCC होगा, BCC होगा, बाकी सभी में यही वाली रहेगी। ठीक, 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से बड़ा। T3 में वही मैक्सिला मैंडिबल और ऊपर ऑर्बिट था, फिर टेम्पोरल बोन था। T4 में क्या था, इन्वेजन ऑफ द स्कलवेस। N0 में नो रीजनल, N1 में, ऐसे करके हमने याद कर लिया स्टेजिंग। ठीक है, अब हम इसका क्या देखते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन क्या कराएं। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो सिंपल सा है, बेज बायोप्सी लो। बेज बायोप्सी कहाँ से लोगे आप, मार्जिन से ही लोगे, है ना, बेज बायोप्सी लोगे ना, ऐसा करके। तो ये आप इसमें इसके क्या फ़ायदा है कि एज इज सिलेक्टेड बिकॉज, एज सिलेक्ट करिए आपने, क्यों, क्योंकि एज सिलेक्ट करने में, तो एज में क्या होता है, ग्रोइंग पार्ट होता है, तो यहाँ पे मेलिग्नेंट सेल बहुत ज़्यादा नंबर में मिलेगी, बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट सेल मिलेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा फ़ायदा है कि आप नॉर्मल स्किन से भी कंपेयर कर सकते हो, तो इसलिए आप एज लो, एज की बेज बायोप्सी करो, ऐसे करके। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए, तो ट्रीटमेंट सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक चार्ट से याद कर सकते हैं अपन ट्रीटमेंट। तो बेसल सेल कार्सिनोमा सर्जरी करेंगे, और रेडियो, तो सर्जरी क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी कब करोगे, या तो आपका जो रेडिएशन था ना, वो रेडिएशन थेरेपी था, वो फेलियर हो गई। ठीक है, एसेसिबल एरिया है जहाँ पे आप जा सकते हो, मतलब सर्जरी कर सकते हो, नियर द आई, नोज, कार्टिलेज और ईयर। तो इस स्थिति में हमें सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी के 2 प्रोसीजर पढ़ना, एक अपने को पढ़ना बाइड एक्सीजन, और दूसरा पढ़ना है मोहेस माइक्रोग्राफिक सर्जरी। तो बाइड एक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। तो बाइड एक्सीजन में क्या, 3 mm की हेल्दी मार्जिन लेते हैं अपन। ठीक है, टाइप कितने प्रकार का होता है बाइड एक्सीजन में, आप डायरेक्ट क्लोजर कर सकते हो। कैसे, सूचरिंग, बस काटो और सूचर कर दो, जैसे कि ये फोटो में दिख रहा है, इन्होंने डायरेक्ट एक्सरसाइज किया और सूचर कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हो आप, स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट लगा सकते हो। बिग लीजन होगा ना, तो स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट लगाओगे। लीजन जैसे कि नेक में हो या फिर डोरसम ऑफ हैंड वाले एरिया में हो। फ्लैप लगाओगे तो ये कॉस्मेटिक इफेक्ट अच्छा देगा, क्योंकि ये ज़्यादातर फेस में होता है। नेजोलेबियल फ्लैप हो सकता है, बाइलोब्ड फ्लैप, रोम्बोइड फ्लैप, या फिर बेनर फ्लैप हो सकता है। ये फेनर आप ये फ्लैप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, कौन कौन सा, नेजोलेबियल, बाइलॉब्ड, रेम्बोइड फ्लैप, या फिर बेनर फ्लैप। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, एक दूसरा था वाइड एक्सियन के बाद दूसरा था मोहेस माइक्रोग्राफिक सर्जरी। तो ये क्या है, ये मिनिमाइज करता है। इसमें क्या करते हैं अपन, माइक्रोस्कोप द्वारा अपन एक्सीजन करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि भाई मतलब मैलिग्नेंट सेल है कि नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल है तो एक्सीजन करना बंद कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, मिनिमाइज रिकरेंस रहता है और मैक्सिमम कंजर्वेशन ऑफ सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू को आपने ज़्यादा से ज़्यादा बताया, क्योंकि आपने माइक्रोस्कोप में ही देख लिया कि अच्छी स्किन कब आ गई। ठीक है, मैलिग्नेंट सेल है कि नहीं, ये आपने देख ली। ठीक, तो इंडिकेशन कब है, कब करोगे ये वाली प्रोसीजर, जब लार्ज ट्यूमर हो, बहुत बड़ा ट्यूमर है, तो बहुत ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व कर रहा है, तो आपको इस अच्छी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा बचानी है। दूसरा क्या है, पुअरली डिफाइंड ट्यूमर मार्जिन, पता ही नहीं लग रहा, डिफाइंड मार्जिन नहीं है, तो वहाँ पे आप ये वाली प्रोसीजर करोगे। ठीक, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें मिनिमल अमाउंट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू रिमूव किया, आपने कम से कम टिश्यू रिमूव करा। तो ये हमने पढ़ लिया बेसल सेल कार्सिनोमा। थैंक यू।